पार्ट 2 में हम चर्चा कर रहे थे कि संबंधियों और नौकरानियों का क्या कुप्रभाव पड़ता है बालिका के मन पर, और वो इसको व्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए हम ऊपर से शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर में क्या हो रहा है इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। अगर हम लगा सकते इसका अनुमान, तो हम कभी वैसा गलती करने का अवसर कम से कम देते अथवा नहीं देते, या कम से कम कुछ तो उसका ख्याल करते। इसको जितना कम महत्व देते हैं उतना उचित नहीं है। इसका जितना महत्व है उससे उतना तो कम से कम दीजिए, अधिक नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा बालक या बालिका अपने को दोष देने लगते हैं वो काम जो उन्होंने नहीं किया अथवा जो गलत नहीं था। ये दोष देने की आत्मभर्त्सना की प्रवृत्ति क्यों आती है? ये मुख्य कारण है कि इन्फीरियरिटी, हीनता की भावना जो डेवलप होती है, उसका कारण बाहरी तो है, थोड़ा बहुत ज़रूर है, कि बहुत भी हो सकता है, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक कारण है ये कि बच्चा अपने को समझ नहीं पाता परिस्थिति को, और वो चूँकि कह नहीं पाता इसलिए अपने को अपराधी समझ लगता आंतरिक मन से। वो बहुत ही अविकसित मानसिक अवस्था में रहता है, तो वो अपने को जो गाली देता है वो सूक्ष्म रूप में होता है, और जो जो बढ़ता जाता है त्यों तो ये आपको आकार बड़ा दिखाई देने लगता है, और बाद में जब वो पूर्व वयस्क हो जाता है तब, जिसको कि आप बोल सकते हैं टेक्निकल भाषा में साइकोडायनेमिक्स ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी मानसिक गतिशीलता, मानसिक क्रियाशीलता की स्थिति में आपका व्यवहार में क्या असंगतियाँ हो जाती हैं, क्या एबनॉर्मलिटी आ जाती है, इसको आप समझ सकते हो। ये एबनॉर्मलिटी आती क्यों है, इसका कारण अज्ञात होता है। एक आदमी जो समझिए 25 वर्ष का 30 वर्ष का है, बहुत से ऐसे व्यवहार करता है जो उसके समझ में नहीं आते और दूसरों के समझ में नहीं आते हैं, और उसका कारण भी जैसे तैसे ढूंढ निकालता है, किंतु उसका जड़ नहीं ढूंढ पाता। और जब तक जड़ नहीं ढूंढिए तब तक आप समाधान कैसे करोगे? ना, उदाहरण बताते हैं। एक लड़की, इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन भी हो गया था, जाने को था हॉस्टल में, बहुत समस्या आई। उसके पहले ही छोटी मोटी समस्याएं फेस करना पड़ता था, लेकिन नाउ इट वाज ए ग्रेट चैलेंज फॉर द, उसने बहुत बड़ा संकट का स्थिति आई। हॉस्टल जा कि न जा, यही एक समस्या आ गई। उसने मुझे बताया कि मास्टरबेशन करती है, और उसके माँ बाप ने भी समझाया था कि ये तो कॉमन चीज़ है, ऐसे वैसे सारी बातें ठीक है, और वो समझती भी है। फिर उसकी समस्याएं क्यों हैं? मैंने उसको कि आपके माँ पिता जी ने समझाया, आपने भी पढ़ा लिखा, आप काफ़ी पढ़े लिखे हो, वेरी ब्राइट करियर आपका है, लेकिन समझते क्यों नहीं बेटा? इसलिए कि आप कारण तो आपने ढूंढ निकाला, लेकिन कारण का जड़ आपने नहीं ढूंढा है। तो आपने कारण के जड़ में ढूंढो, उसका क्या है। उसमें बोली आप अब कि जिन परिस्थितियों में तुमने मास्टरबेशन किया था उन परिस्थितियों पर विचार करो, और तुम पाओगे कि तुम आइसोलेटेड फील करती थी, असहाय फील करती थी, और कोई उपाय नहीं तुमको दिखाई देता था, और कोई शेयर नहीं कर सकती थी, और कोई सुरक्षित नहीं अनुभव करती थी। ऐसे कई प्रकार की अनुभूतियाँ आपको गहराई में थीं, जिनके कारण आपने मास्टरबेशन किया, उन परिस्थितियों से, और अनजाने में आपने किया, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति की प्रक्रिया यही होगी जो सेल्फ अपने प्रति सेक्स एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसा सेक्स एनर्जी जब अपने प्रति आएगी तो मास्टरबेशन इज़ वेरी वेरी नेचुरल थिंग। तो एक मैकेनिज़्म है जिसको कि आपको समझने की ज़रूरत है, न कि अपने को आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए मास्टरबेशन के लिए। नाउ जो परिस्थितियाँ अब आपके हाथ में नहीं है, तो बोला तो जब हमारे हाथ में परिस्थितियाँ नहीं तो फिर हम क्यों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एग्जैक्टली सो, लेकिन हम मास्टरबेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए हम करें। नाउ यहाँ पर उसके लिए या कॉमन समझने की बात यह है कि शिशु 2 बरस, 3 बरस, 5 बरस, 8 बरस तब तक भला या बुरा का उसको ज्ञान नहीं रहता।
मीन्स नैतिकता की भावना का उदय नहीं होता है। एक समाज में हमको लोग क्या कहेंगे और कुछ जान जाएंगे तो लोग क्या होगा, हमारी कितनी बेइज्जती होगी, ये सब बातें हम सोचने लगते हैं कब, जबकि हमारे अंदर सामाजिक भावना का उदय होता है। हम समझने लगते हैं कि परिवार के समाज का एक हिस्सा है और हमें उसके अनुकूल उसका अप्रूवल चाहिए। इस बात को भला और बुरा बाहर से कोई बताता है कि अच्छा है या बुरा है, हम तब स्वीकार करने लगते हैं और उसी के अनुसार अपना आचरण को तौलने लगते हैं, अपने जजमेंट को बनाने लगते हैं। अच्छा, अब ये जो बचपन में खाली असहाय फील करता है, लेकिन 10-12 वर्ष से उसको अपने रिस्पॉन्सिबल फील करने लगता है, क्योंकि समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ, उसका कौन उत्तरदायित्व है? उसका उत्तरदायित्व वो जो स्थिति है वो है। लेकिन ये जो अपने को ब्लेम करने लगता है कि हमने ऐसा गलत या सही किया, हमने ऐसा किया, जबकि परिस्थितियों ने उसको गलत सही कराया। अब वो परिस्थितियाँ ऐसा कैसे है? देखिए, एक बैलून है, एक बच्चा है और बैलून को खरीदता है, लड़ाई करता है माँ से बाप से कि उतना बड़ा बैलून खरीद दो। क्यों? एक तो बैलून आकर्षक है, बड़ा है, रंग बिरंग, और दूसरी बात है कि वो देखता है उसमें बाघ है, भालू हैं, बंदर है, वो देख कर के बड़ा प्यार करता है। लेकिन जब बैलून बना था तब वैसी बात नहीं थी। जब छोटा बैलून था तो डॉट था, उसको डॉट कुछ इस प्रकार का था कि बड़े होने पर वो आकर शक्ल अख्तियार करने लगा। एक डॉट था जो धीरे धीरे बढ़ा तो एक बेतुका सा कोई आकार हुआ, उसको और बढ़ा और उसको बाद से वो बंदर का आकार दिखा, जिसको कि बच्चा प्यार करने लगा। हमारे जो मन पर पड़े हुए निशान हैं बेटा, वो कैसे हैं? जो बचपन में पढ़ते हैं, जो डॉट की तरफ से पढ़ते हैं, और वो जो अनुभूतियाँ होती हैं, असहाय, परेशानी, एंग्जाइटी, क्या क्या, वो सब फील करता है बच्चा, सब का सब फील करता है। ओनली वो सूक्ष्म रूप से फील करता है, जैसे कि बीज फील करता है। बीज में एक बरगद का पेड़ होता है और बरगद, उसका बीज इतना छोटा सा होता है, लेकिन बीज में सभी तत्व होते हैं जो कि बरगद के उतने विशाल पेड़ में हुआ करते हैं। लेकिन अब वो बीज में वो बात नहीं समझी जा सकती, लेकिन विकसित होने पर ये प्रत्यक्ष हो जाता है। तो अब जो शिशु, वो बीज में वही तत्व रहते हैं, और जब विकसित होता है तो चरित्र में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, ऑफिशियल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, करियर में, स्टडीज में, उसके सोचने जागने में भी, उसके अनेक प्रकार की बीमारियों में, अच्छा स्वास्थ्य में भी, उसके अनेक प्रकार के विश्वास, धारणाओं, आस्थाओं और स्थायी भाव, सेंटिमेंट्स में सब का सब प्रकट होता है किसी न किसी रूप में। ये मनोवैज्ञानिक आधार पर है, इसको आप न स्वीकार करें, क्योंकि मनोविज्ञान ही तो सब कुछ नहीं है। आप बोलोगे आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, हम पे एक पर्टिकुलर दृष्टि से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमिंग बैक, तो अगर जो छोटा सा आप डॉट पड़ गया बच्चे पर के मन में, और वो विकसित होगा, कैसा होगा? अब तो डॉट पड़ गया, तो उसको आपको सेटल करना होगा। उस डॉट को आपको जो तत्व है उनको थोड़ा डिलीट करना होगा या बहुत कुछ करना होगा। और भारतीय मनोविज्ञान ने इसी पर बहुत गंभीरता से हमारे ऋषियों ने विचार किया है, और हमें जो दिया है वो बहुत गहन, मतलब बहुत गहरी अध्ययन ढूंढता है। लेकिन टू ए नटशेल आपको ये कि ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, जो स्थिति है उसको एक जो कि इन घटनाओं से, इस प्रकार की अनुभवों से गुजर रहा है, गुजर रहा, उसके बारे में तो नहीं कहा सकता हूँ, तो अबोध है, उसको क्या आप बातचीत कीजिएगा। लेकिन जो पार कर चुके हैं, से 18-20 वर्ष के हो चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? बातचीत का विषय अभी का मुख्य रूप से लक्ष्य यही है। जो हो गया वो हो गया, सब कहते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, उनके साथ भी, लेकिन उपाय क्या है जो उसको ठीक करने का? इस बात की चर्चा, एक मनोवैज्ञानिक चर्चा हम करें, भली प्रकार से इसको गंभीरता से इसको टेकअप करें,
उसके पहले मैं उन लोगों के लिए जो कि इससे गुजरे हैं वो एक प्रारंभिक इंट्रोडक्टरी बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि समस्याओं को सामने रख देना कोई सलूशन नहीं है। जब समस्याओं को सामने रखते हैं तो आपने कुछ सलूशन भी तो सामने रखिए। तो मैंने जो सुनने वाले हैं वो जो कि आमतौर से 14, 15, 18 ऐसे कि ऑनवर्ड्स ऐसे हैं, इन लोगों को ज़रूरत है, जो हो चुका है, लेकिन हाउ टू मैनेज, उसको कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में लाएं निगेटिव चीज़ों को। ये जो निगेटिव इम्प्रेशन पड़ गए हैं बीज रूप में सही, इसको किस प्रकार से रिवाइटलाइज कर दें, जो उनके मतलब हानि पहुंचाने वाले या परेशान वाले करने वाले जो तत्व हैं, किसी प्रकार से उनको कैसे पॉजिटिव की ओर ले जाया जाए, क्या किया जाए। कर्म करने से ही तो होगा ना, खाली बहस करने से तो नहीं होगा। तो मेरा भी जो अभी बातचीत का जो ध्येय था, उन लोगों को विशेष रूप से मन में रखा गया था जिनको कि पार कर चुके हैं और उनका समाधान चाहिए और वो इस संबंध में कुछ करने के लिए उत्सुक हैं। उनको थोड़ा उत्साहित देना पड़ता है, तो वो छोटी मोटी बातें हैं, ये पर्पस है। और अगले में हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। ये तो क्योर की बात हुई, समथिंग हैज़ टेकन प्लेस, नाउ हाउ टू रेक्टिफाई इट। आप इस फटे हुए दूध पर रो नहीं सकते हैं, टाइम को व्यर्थ क्यों करेंगे, लेकिन आगे का उपाय देखिए। और उस काम को हम लोग कोई विशेष अलग से टॉपिक लेंगे कि हाउ टू डिलीट और हाउ टू पॉजिटिव कैसे बनाएं इन चीज़ों को, कि जीवन के हर तत्व रहते हैं, उपस्थित हैं, सबके साथ सब कुछ है, लेकिन जो जितना पॉजिटिव बना लेता है अपने नेगेटिव चीज़ों को, वो जीवन में उतना ही सफल होता है। सबके साथ ये घटनाएं होती हैं, ऐसी होती हैं, कम बेशी होती हैं, और इससे परेशानियां होती हैं, इससे समस्याएं भी होती हैं, सब कुछ स्वीकार है। किंतु हम उपाय क्या करते हैं और हम उस पर उपाय पर कैसे चलते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को प्रॉस्परस बनाएं। तो प्रॉस्पेरिटी का रास्ता ये नहीं है कि इसको बाल के खाल निकालते रहें, कि हम एक रास्ता ढूंढें, और रास्ता ढूंढने में जो हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए, मीन्स एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। उसको जितना आवश्यक हो उतना विश्लेषण करें, उतने जाएं, उसको दोहरा लें, कोई बातें उस पर चर्चा कर लें, स्पष्ट कर लें, और उसके बाद उसको सिंथेसाइज कैसे करना चाहिए, इस मेथड को लागू करें। तो पहला होता है कि यू हैव टू एनालाइज, बट इन ए वेरी लिमिटेड वे। कहावत है कि एनालिसिस का पैरालिसिस मत कर दो, तो नहीं, इट इज जस्ट नॉमिनल, जस्ट टच कीजिए, नेगलेक्ट मत कीजिए, लेकिन और साथ में आप सिंथेसिस के उपाय जो एक्सेप्टेबल है, जो आपकी परिस्थितियाँ हैं, उनको उसके अनुसार क्या करना चाहिए, मॉडिफाइड वे में आपको इम्प्लीमेंटेशन तरीका लगाइए, जिससे कि हार्मोनी की ओर या पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ सकें। इस चर्चा का मुख्य ध्येय यही था। आगे में हम लोग पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और ये नौकरानियों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पैसे के लिए काम करते हैं, तो बेचारे से उम्मीद क्या किया जा सकती है। अच्छा, लेकिन जो अभिभावक के अतिरिक्त जो ये रिश्तेदार और मौसी चाची वगैरह हैं और जो मौसा चाचा वगैरह हैं, इन लोगों को क्या प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट हैज़ हैपन, लेकिन इनको प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, और पेरेंट्स को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, ये, और साथ में उनको क्या प्रयास, किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंशन आसान हो। ज़्यादा से ज़्यादा संभव तो 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन उस दिशा में कि कम से कम जटिलताएँ पैदा हो, इस बात के लिए हम पेरेंट्स से और अभी ये रिश्तेदारों से के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। ओवर।